हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को खुद से डिफाइन करना और उसको फिर कॉल करना। यहाँ पे हम लोग फंक्शंस के कंप्लीट इफ्स एंड बट्स को जानेंगे, जैसे पास या कॉल बाय वैल्यू क्या होता है विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन या विथ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, पास या कॉल बाय एड्रेस क्या होता है विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन या विथ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। सिमिलरली पास या कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एंड विथ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग फंक्शन बना सकते हैं जिसका रिटर्न टाइप नहीं हो और उसमें पैरामीटर या आर्गुमेंट भी पास नहीं किया जाए, या पैरामीटर या आर्गुमेंट तो पास किया जाए लेकिन रिटर्न टाइप नहीं हो, या फिर रिटर्न टाइप हो आईएनटी हो, कैर हो, फ्लोट हो, किसी भी डेटा टाइप का हो लेकिन पैरामीटर या आर्गुमेंट नहीं हो, या फिर रिटर्न टाइप हो और साथ में पैरामीटर या आर्गुमेंट भी हो। तो ये 10 बिल्कुल अलग अलग चीज सीखेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो अगर समय है तो तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज समय जब निकले तभी इस वीडियो को देखिएगा। एक ही वीडियो काफी होगा फंक्शन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। देखिए, जहां तक फंक्शन की बात है तो फंक्शन जो है वो एक नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए बनाया जाता है। और आप इसको जब बना लेते हैं ना, जब आप इसको डिफाइन कर लेते हैं तो आप इसको जब चाहे तब इसको यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन बनाने से आपके प्रोजेक्ट में रीयूजेबिलिटी नाम की फीचर्स आ जाती है। अब आप किसी काम को करने के लिए आपने एक फंक्शन बना लिया मान लो, तो जहां जब भी आपको जरूरत है तो आपको सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना है। और फंक्शन बनाने से मॉड्यूलरिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। आपका एक प्रोजेक्ट जो है मान लो n फंक्शन के हेल्प से बना हुआ है तो उसकी मॉड्यूलरिटी n होगी प्लस एक मेन फंक्शन होगा, मतलब कि मॉड्यूलरिटी टोटल n+1 हो जाएगी, है ना। और इसको बनाने से कोड ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। हालांकि टीम ज्यादा चाहिए, बड़ा टीम चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो आप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत आसानी से किसी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉलर सब सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम लोग जानते हैं सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन को डिफाइन करने का। देखिए, सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप देना होता है किसी भी फंक्शन का, कि वो जो फंक्शन है वो कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो हम लोग उसको वॉइड कर देंगे। उसके बाद फंक्शन का नाम देना है, उसके बाद पैरामीटर का लिस्ट देना है जो ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। कैसे देंगे ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, मतलब स्कोप ऑपरेटर ओपन करना है। तो स्कोप ऑपरेटर के अंदर ये फंक्शन का बॉडी होगा, यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जो फंक्शन को कॉल करने पे जिसको एग्जीक्यूट होना है। और रिटर्न वैल्यू जो है ये ऑप्शनल होता है। तो ये कंप्लीट चीज आइए हम लोग सीखते हैं C++ के अंदर। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हम लोग डेव C++ के अंदर। देखिए, सबसे पहला चीज है कि हम लोगों को सबसे पहला कॉन्सेप्ट जानना है कि भाई ये पास या कॉल बाय वैल्यू क्या होता है विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं। मान लो मैंने int a एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने 100 रख लिया। ओके, अब मान लो इस a को मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं डिस्प नाम का एक फंक्शन बनाता हूं और a को पास कर देता हूं। हो गया। अब ये जो फंक्शन है ये मैंने ये फंक्शन को कॉल किया, आई एम कॉलिंग द फंक्शन। अब आप कहोगे कि भाई ये काम आपने क्यों किया। आप तो बहुत सिंपल वे में अगर आप ये काम नहीं करते, आप सीधा यहां पे लिख देते कि cout endl a, तो ये तो 100 दे ही देता ना। हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे तो मान लो एक छोटा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, जब आप लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करोगे और मल्टीपल टाइम्स आपको कॉल करना होगा और एक फंक्शन के अंदर हजारों लाइन लिखे हुए होंगे, लिखना पड़ेगा आपको, तो उस केस में ऐसे सी आउट करने से काम तो नहीं चलेगा। हालांकि देखो आपका कहना बिल्कुल सही है, 100 तो आ ही रहा है, लेकिन चलो ऐसे ही बेसिक से हम लोग सीखते हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्प ए कॉल किया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, अब ध्यान देना, इस फंक्शन को अब डिफाइन करना है।
तो फंक्शन डिफाइन होगा, ऑलवेज आप डिफाइन वहां करोगे जहां पे आप कॉल कर रहे हो ना उससे पहले, अगर आप चाहते हो कि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का इस्तेमाल नहीं करना हो तब। और मैंने पहले बता रखा है कि ये मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, पास या कॉल बाय वैल्यू विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, तो ऊपर में आप डिफाइन करोगे। अब देखो ये जो डिस फंक्शन आपने कॉल किया है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, जो देखो मैंने सेलेक्ट करके दिखा दिया, वहां पे ब्लू कलर आ रहा है ना। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो इसका मतलब है कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है ना वो वॉइड है। अब यहां पे आप int ले लेते हो। अब बहुत समझना ध्यान से, यहां से a का वैल्यू, एक्चुअली यहां जो a है ना, a इज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है। और यहां x जो है, x क्या हो गया, x इज अ फॉर्मल या डमी आर्गुमेंट, ठीक। और ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन है। अब आप सिंपल वे में यहां पे लिख देते हो सी आउट endl x का वैल्यू। तो ये क्या देगा, देखो यहां से जब a का वैल्यू पास हुआ ना, जब डिस्प नाम का फंक्शन कॉल हुआ और यहां से कॉलिंग के समय में a का वैल्यू पास हुआ, तो वो a का वैल्यू जाके कहां रखा गया, x के अंदर। हालांकि देखो वो x के अंदर रखाया, पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म में ये खराबी है कि a में जो वैल्यू है उसका एक कॉपी आपके x में बना, जो कि फॉर्मल या डमी आर्गुमेंट है। तो कहीं ना कहीं इसने दोबारा मेमोरी कंज्यूम किया। अगर एक बार int ने 4 बाइट लिया हुआ होगा, अगर 32 बिट मशीन में आप काम कर रहे होगे तो फिर यहां पे भी इसने 4 बाइट ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो सीखना है। अब देखो मैं यहां पे इसको कंपाइल एंड रन करवाता हूं, तो आप देखोगे कि ये आपका 100 आउटपुट देगा, है ना। यहाँ पे हालांकि आप चाहो देखो 100 आउटपुट दे रहा है। अब यहाँ पे वही स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर ऐसा है कि हम तो यहाँ पे लिख ही सकते थे ना endl और a का वैल्यू। हाँ बिल्कुल आप लिख सकते थे, 100 आता ही, क्यों नहीं। लेकिन फंक्शन को बनाने से ये फायदा है कि देखो कल हो के आप यहाँ पे मान लो 300 पास कर दिया आपने, ये भी तो फंक्शन कॉलिंग है ना। तो इसने भी इसने क्या कर दे दिया, इस बार इसने 300 दे दिया। यहां पे इसने क्या दिया था, 100 दिया था। यहां पे इसने क्या दिया था, 300 दिया था। दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। आपने एक बार फंक्शन बना दिया तो आप इसको रीयूज कर सकते हो। और यहां मैंने जो फंक्शन बनाया है ना, उसके अंदर मैंने चूंकि एक ही लाइन लिखा है कोड का, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि फंक्शन बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये ऐसा मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि ये देखो पहला वीडियो है आपका फंक्शन के ऊपर, तो ये समझ में आ जाए। देखो आउटपुट आपका आ रहा है ना 100, इसके वजह से, उसके बाद फिर 100 आ रहा है ये आपके फंक्शन कॉलिंग की वजह से, और फिर 300 आ रहा है आपका फंक्शन कॉलिंग की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है। अगर मान लो कि यहां पे अगर मैंने यहां पे int a लिया और सपोज मैंने यूजर से एंट्री ले लिया, मैंने यूजर को मैसेज दिया कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर, ओके, और मैंने सीन करके ए में उसका इनपुट ले लिया। अब सोचो कितना आसान है यहां पे कि आप यहां डिस्प ए कर लो। अब आप जो भी इनपुट करोगे वो ए में जाएगा सीन ए करने की वजह से, और वो डिस्प में चला जाएगा कॉलिंग। जब मैंने यहां पे मैं जब डिस्प को कॉल कर रहा हूं तो ए एज एन आर्गुमेंट जा रहा है, एक्चुअल आर्गुमेंट है, तो ए का वैल्यू कहां चला गया, जो भी आप पुट करोगे वो एक्स में चला जाएगा। अब जो भी आप पुट करोगे, जो भी आप एंट्री करोगे जो ए में जाएगा सीन के थ्रू, वो देखो आपका यहां पे कंपाइल एंड रन करने से वही आउटपुट आएगा। तो अब आप यहां पे देखो, अब सपोज मैंने यहां पे डाल दिया सपोज 560, देखो आउटपुट 560 आ रहा है। तो ये तो आपका हो गया पहला कॉन्सेप्ट, जहां मैंने ये बताया कि पास या कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म को आप कैसे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के बिना यूज करते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है विथ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, अब समझो पहले प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता क्या है। मैंने फंक्शन कहां डिफाइन किया, देखो मेन के बाद, और फंक्शन को कॉल कहां किया है, मेन के अंदर। अब होता क्या है ना कि जब आप किसी C++ में लिखे हुए प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हो तो ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता है। तो जब फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएगा तो इस लाइन पे डिस्प ए लाइन पे आके एक क्वेश्चन मार्क उठेगा कि हु इज डिस्प,
क्योंकि डिस्प तो आगे मिलने वाला है ना, कंपाइलर तो अभी इसी लाइन तक पहुंचा है कंपाइलेशन करते हुए, तो आगे मिलने वाला है। तो कंपाइलर को आपको बताना होगा कि भाई ये जो डिस्प है ना, ये एक फंक्शन है। देखो अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो ये एक एरर देगा। देखो ध्यान से, कंपाइल एंड रन मैं करवाता हूं। देखो यहां पे एरर दे रहा है, एक्चुअली पहचान नहीं पा रहा है कि हु इज डिस्प, क्योंकि डिस्प तो आगे मिलने वाला है। तो कंपाइलर को सिर्फ बताने के मकसद से मैंने यहां लिख दिया void डिस्प, और उसके बाद int ऐसे दे दिया मैंने। या आप चाहो तो आप लिख सकते हो void डिस्प int, कुछ भी लिख दो ना, w लिख दो। अब कहोगे यार w क्यों है सर? देखो ये आपका डेफिनेशन है, यहां मैंने x रखा है। अब आप चाहो तो यहां x भी रख सकते हो। आप अगर चाहो तो मैं चलो दोबारा यहां लिख देता हूं, आप चाहो तो यहां पे x भी रख सकते हो। यहां पे जो आप नाम पुट करोगे ना, उसका कोई मतलब नहीं है। यहां आप w पुट करो या x पुट करो या कुछ भी मत पुट करो, ये समझ जाएगा। ये तो बाद में क्लियर होगा जब फंक्शन डिफिनीशन यहां होगा कि भैया जो फॉर्मल आर्गुमेंट है वो क्या है, तो वो x नाम का। अब देखो ये छोटा सा आपने एक चेंज किया, अब देखो यही चीज आपका आउटपुट दे देगा। अब आप यहां पे बहुत ध्यान से समझना। अब आप मान लो यहाँ 1000 डालते हो, देखो 1000 आ रहा है ना। तो ये जो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, ये जो एडवांस डिक्लेरेशन है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है क्या? डिक्लेरेशन ऑफ एनी फंक्शन बिफोर कॉलिंग। डिक्लेरेशन ऑफ एनी फंक्शन, ये एडवांस्ड डिक्लेरेशन है ना। ये क्या है? एडवांस्ड डिक्लेरेशन है किसी फंक्शन का। चलो यहां मैं मल्टीपल लाइन का कमेंट लाइन बना देता हूं। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है क्या? एडवांस डिक्लेरेशन है किसी भी फंक्शन का, जो आप कब यूज करते हो? बिफोर कॉलिंग, व्हेन द डेफिनेशन exists आफ्टर कॉलिंग। यहां पे क्या है ना कि देखो मैंने फंक्शन को कॉल किया है मेन के अंदर, और इसका डेफिनेशन जो है मेन के बाद है, आफ्टर द कॉलिंग है। तो उस केस में आप यहां पे ऐसा कुछ कर सकते हो। और सिंपल है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट क्यों है, ये एक्चुअली जब रिकर्सन पढ़ेंगे ना हम लोग, तो तब समझ में आएगा कि अच्छा ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती ही है किसी खास सिचुएशन में। अदरवाइज लोग क्या कहते हैं ना कि सर ऐसा है कि यहाँ मैं क्यों बाद में मैं डिफाइन करूंगा, मैं ऊपर ही क्यों ना डिफाइन कर लूँ। क्यों नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो फायदा है ना आखिर, तभी तो लोग ऐसा यूज करते हैं। देखो ये मैंने बताया सेकेंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां से हटा देता हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर। अपना थर्ड कॉन्सेप्ट है कि आप पास या कॉल बाय एड्रेस। अच्छा एक चीज और समझ लो, ये जो पास या कॉल बाय वैल्यू हम लोग यूज कर रहे थे ना, मान लो हमने ए में 100 डाला, इसको भी समझ लो, ठीक। अभी अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प करते हैं, आप चलो हम लोगों ने बना लिया void डिस्प और यहाँ int x ले लिया। अब सोचो ना कि अगर आप cout endl करके a का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करोगे, x का वैल्यू, एक्चुअली x इज द फॉर्मल आर्गुमेंट, तो यहाँ 100 आएगा। अब ये जो x है, ये x के बारे में अभी भी मैंने बताया था, x क्या है? x इज अ डमी या फॉर्मल आर्गुमेंट, है ना। तो अब आप अगर सपोज कि इस x के वैल्यू को आप 50 से बढ़ा देते हो, तो आप चेक कर लो ना सी आउट करने के बाद कि देखो ये 150 आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आएगा, लेकिन क्या यहां पे किया गया चेंज यहां नीचे यहां आएगा? आप देख लो, आप यहां पहले आप सी आउट कर लो endl करके a के वैल्यू को, आप पाओगे 100 है, और उसके बाद जब आप कॉल करने के बाद भी a का वैल्यू प्रिंट करोगे ना, तो 100 ही आएगा, 150 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म में a का वैल्यू जो था वो डिस्प में पास हो गया, तो पास हुआ तभी तो 100 आया, क्योंकि a में 100 था वही x में गया। लेकिन अब जो आपने चेंजेस किया है वो a में नहीं हुआ है, वो x में हुआ है, क्योंकि x इज द कॉपी ऑफ a, है ना। x इज द
कॉपी ऑफ ए। तो यहां जो भी आप चेंज करोगे, चाहे आप प्लस करोगे, माइनस करोगे, या एस्ट्रिक करोगे, या बाई करोगे, या कुछ भी कर लोगे, कोई ऑपरेटर यूज कर लोगे, बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर लोगे, तो वो एक्स में ही वो इफेक्ट आएगा। वापस से जब आप ए में आओगे ना, तो ए का जो वैल्यू था देखो एग्जीक्यूट करा के सेम वैल्यू आपका आ जाएगा। मतलब कि पास या कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म में अगर आप फंक्शन के बॉडी के अंदर कोई भी चेंज करते हो, देखो शुरू में भी 100 था, जब मैंने पास किया तो 100 था, मैंने चेंज किया 150 हुआ, लेकिन जब मैं वापस मेन में आया तो मुझे 100 ही मिला। तो इसका मतलब है कि जो भी चेंजेस मैंने किया कहाँ, फंक्शन के बॉडी के अंदर, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ आपके एक्चुअल आर्गुमेंट में। फॉर्मल आर्गुमेंट में किया गया चेंज कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है, एक केस में बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, पास या कॉल बाय एड्रेस विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अपना थर्ड कॉन्सेप्ट है, पास या कॉल बाय एड्रेस विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। अब देखो यहां होगा क्या, एक्चुअली ए का वैल्यू 100 है, ए एक्चुअल आर्गुमेंट है, यहां से आप डिस्क में पास करोगे, क्या पास करोगे, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए। इसके लिए आप एड्रेस ऑपरेटर यूज करोगे, जिसको सी प्लस प्लस में रेफरेंस ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये फंक्शन कॉलिंग तो है ही, साथ में ये पास या कॉल बाय एड्रेस है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यहां से ए का एड्रेस पास कर रहे हो। चलो बहुत अच्छी बात है, ए का एड्रेस आपने यहां से पास कर दिया। अब ये आपका क्या है भाई, तो ये आपका है फंक्शन डेफिनेशन, है ना। लेकिन अब ध्यान दो, यहां से आप ए का एड्रेस पास कर रहे हो, तो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रखने के लिए आपको पॉइंटर चाहिए, और एक्स यहां एक नॉर्मल वेरिएबल है। तो बहुत सिंपल सा चीज है, मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था पॉइंटर आप कैसे बना सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे ठीक 2 वीडियो पहले मैंने बताया था। वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक लगा दो। ये एस्ट्रिक एक सिंबल है जो बताता है कंपाइलर को कि मेरे बाद जो वेरिएबल का नाम आ रहा है, जो फिलहाल इस केस में एक्स है, वो एक्स क्या है, एक्स एक पॉइंटर है। ठीक है, एक्स डमी आर्गुमेंट भी है, फॉर्मल आर्गुमेंट भी है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। और याद रखिएगा, पॉइंटर वेरिएबल जो है ना, वो वैल्यू का कॉपी नहीं रखता है। मतलब कि एक्स पॉइंट कर रहा है ए पे, जहां 100 है। अभी आप यहां अगर वैल्यू एट एक्स लगाते हो, यहां फिर से दोबारा एस्ट्रिक लगाना होगा, क्योंकि इसको कहा जाता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर या डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये कब लगता है, पॉइंटर के ठीक पहले। क्यों लगता है, ताकि जो पॉइंटर है ना, वो जहां भी पॉइंट कर रहा है वहां जो वैल्यू है वो आ जाए, वो फेच हो जाए। अगर आप x को प्रिंट करोगे ना, तो x का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, जो कि a का एड्रेस होगा। क्योंकि x क्या रखे हुए, a का एड्रेस रखे हुए। कैसे, क्योंकि यहां देखो मैंने a का एड्रेस पास किया है, तो a का एड्रेस ही तो x का वैल्यू है। सही बात है, कोई भी पॉइंटर जो है ना, वो किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस रखता है, तो यहां पे आपको एस्ट्रिक लगाना होगा। अब सपोज आप यहां लिखते हो कि भाई वैल्यू एट x को आप 50 गुना कर दो, या चलो 5 गुना कर दो। तो जब अब आप यहां पे वैल्यू एट एक्स करोगे ना, तो ये आपका 500 आएगा। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना, अब चूंकि आपने चेंज कर दिया एक्स जहां पॉइंट कर रहा है वहां के वैल्यू को, मतलब एक्स कहां पॉइंट कर रहा है, ए पे, तो जब आप यहां आके ए का वैल्यू निकालोगे ना, तो यहां 500 आ जाएगा। ये चीज समझने लायक है। देखो, पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म में आप फंक्शन के बॉडी के अंदर से डमी आर्गुमेंट, मतलब कि फॉर्मल आर्गुमेंट के हेल्प से कोई चेंजेस करते थे ना अगर, तो वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं होता था। लेकिन पॉइंटर चूंकि एड्रेस रखे हुए हैं एक्चुअल आर्गुमेंट का, इस वजह से आप फॉर्मल आर्गुमेंट, जिसको डमी आर्गुमेंट भी कहा जाता है, उसके थ्रू आप जो भी चेंजेस करोगे ना, वो आपके एक्चुअल आर्गुमेंट में आ जाएगा। तो अब अगर आप यहां से इसको कंपाइल एंड रन कराओगे, तो लास्ट लाइन देखना 500 आएगा। चूंकि फॉर्मल आर्गुमेंट में जो भी चेंजेस मैंने किया, देखो शुरू में तो 100 है, ये देखो शुरू में 100 मैंने सी आउट एनडीएल किया, इसकी वजह से 100 आया। फिर मैंने डिस्क में ए का वैल्यू, ए का एड्रेस पास किया, और वहां एस्ट्रिक एक्स प्रिंट किया है, तो ए का वही वैल्यू निकला, एक्स जहां पॉइंट कर रहा था वहां पर का वैल्यू निकला 100 है। फिर मैंने एक्स के वैल्यू को 5 गुना बढ़ा दिया,
और फिर एक्स जहाँ पॉइंट करा वहाँ के वैल्यू को प्रिंट किया 500, लेकिन वो जो मैंने बढ़ाया ना कि एक्स जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पर के वैल्यू को 5 गुना करो, तो ए का ही वैल्यू 5 गुना हो गया, देखो 500 आ गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कॉल बाय वैल्यू। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस या पास बाय एड्रेस में क्या अंतर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट है कि आपको यही कॉल या पास बाय एड्रेस ही यूज करना है, चौथा नंबर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको यूज करना है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। मतलब सीधी सी बात है कि आपको यहां पे ये जो फंक्शन डेफिनेशन है इसको उठा के मेन के बाद रख देना है। मेन के बाद क्यों? क्योंकि आपने मेन में इसको कॉल किया है। अगर अभी आप इसको कंपाइल कराओगे तो ये अगेन एरर देगा। सेम रीजन है जो मैंने पास वैल्यू में समझाया है, तो इसका उपाय भी सेम होगा। आप यहां पे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे कंपाइलर को बताने के लिए कि देखो भाई वॉइड, आपको डिस्प नाम का एक फंक्शन मिलेगा जिसमें एक आईएनटी एस्ट्रिक पास होगा। देखो ध्यान से, आईएनटी एस्ट्रिक, या आप इसके जगह लिख सकते हो वॉइड डिस्प आईएनटी एस्ट्रिक और एक से ही डाल दो, सेम नाम डाल दो, या कोई दूसरा भी नाम डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है। वॉइड डिस्प आईएनटी एस्ट्रिक वाई डाल दो, क्योंकि ये यहां पे आप नाम जो डालोगे ना उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन में तो जो नाम मैंने डाला है वही है, वही एग्जीक्यूट होगा। अब देखो यहां से इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं तो आउटपुट तो सेम आने वाला है, 100 500 है ना, सेम आउटपुट है और सेम रीजन भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, ये जो दो फंक्शन कॉलिंग स्टाइल है ना, ये C++ में अवेलेबल है। ये पॉइंटर के कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देता है। कहीं ना कहीं पॉइंटर जो है ना वो हार्मफुल भी होता है, इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो पे डिस्कशन करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अभी फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि ये कॉल बाय रेफरेंस क्यों या कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, और वो भी विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 5 हो गया है ना, पास या कॉल बाय रेफरेंस विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। चलो ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन आप हटा दो। अभी ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। यहां मैं फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर रहा हूं। देखो यहां पे मैंने ए में 100 लिया, चलो ए के वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। आप चाहो तो नहीं भी प्रिंट करा सकते हो। यहां से आप ए को पास कर दे रहे हो। अभी आप जब ए को यहां से ऐसे देखो, डिस्प ए अगर आप देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पास बाय वैल्यू है कि पास बाय एड्रेस है। आपको रेफरेंस है, सॉरी, पास बाय एड्रेस तो पता चल जाता है। अभी लग रहा होगा देख के ना, वो हाईलाइटेड पार्ट जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, कि ये तो लगता है पास बाय वैल्यू है, लेकिन देखो कैसे ये पास बाय या कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। ध्यान देना, रेफरेंस, यहां पे जो डमी आर्गुमेंट है ना, ये एक रेफरेंस वेरिएबल होगा। देखना, समझना इस चीज को। जहां पास बाय वैल्यू है, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं यहां कहीं लिख देता हूं, देखो पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म में जो आपका फॉर्मल या डमी आर्गुमेंट है ना, वो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। कैसा वेरिएबल होता है? नॉर्मल वेरिएबल होता है। जबकि अगर आप ध्यान से समझो, अभी अगर आपने देखा होगा तो पास या कॉल बाय एड्रेस में जो आपका फॉर्मल आर्गुमेंट था ना, वो एक पॉइंटर वेरिएबल था। कैसा वेरिएबल था? पॉइंटर वेरिएबल था। और पास बाय या कॉल बाय रेफरेंस में आप देखोगे कि आपका जो फॉर्मल आर्गुमेंट है ना, वो एक रेफरेंस वेरिएबल होगा। रेफरेंस वेरिएबल के बारे में मैंने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में बताया है। और रेफरेंस वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। आप वेरिएबल के नाम के पहले एड्रेस ऑपरेटर, मतलब जिसको रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हो, वो आप लगा दो। ये कैसा वेरिएबल बन गया? ये आपका बन गया रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, फायदा क्या हुआ? आप सीधा देखो x को प्रिंट करो, 100 प्रिंट हो जाएगा। ये जो बार बार एस्ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत थी ना, ये लगाने की जरूरत नहीं है। आप चलो इसको प्लस कर दो 50 से, और यहां आप x को करो तो ये क्या देगा? 150 देगा। देखो कहीं ना कहीं ये कितना आसान है। आसान तो इतना लग रहा है जैसे लगता है कि पास बाय वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन देखो एट द सेम टाइम पावरफुल कितना है।
आपने यहां x में चेंज किया है 50 प्लस किया है, 100 से 150 हुआ है। जब वापस आके आप यहां देखोगे ना तो ये 150 हुआ रहेगा। मतलब कि पास बाय रेफरेंस जो है वो एज सिंपल एज पास बाय वैल्यू है, लेकिन एट द सेम टाइम एज पावरफुल एज पास बाय रेफरेंस है। अब देखो नॉर्मल हम लोग एग्जीक्यूशन जब करते हैं ना, ये पास बाय रेफरेंस का कॉलिंग का हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे, तो हम लोग सिंपल एक तरीका से सीख ले रहे हैं। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखो तो देखो ये पास बाय एड्रेस के तरह इसने ये क्या करेगा, यहां मैंने एक्स में जो चेंज किया जो कि आपका फॉर्मल आर्गुमेंट है उसका रिफ्लेक्शन कहां पहुंच जा रहा है, एक्चुअल आर्गुमेंट में। इसका मतलब ये बिल्कुल पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, या आप कह लो कि पॉइंटर की तरह पावरफुल है। लेकिन देखो ना कॉलिंग मैकेनिज्म को, ये पास बाय वैल्यू की तरह जो है ये इसका कॉलिंग मैकेनिज्म है, इतना सिंपल है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि पास बाय रेफरेंस जो है वो एज सिंपल एज पास बाय वैल्यू है एंड एज पावरफुल एज पास बाय एड्रेस है। और इसका इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए करते हैं किसी फंक्शन के अंदर में। ठीक है, अगर यहां पे ही हम लोग छठा कॉन्सेप्ट यूज करें, ये छठा कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई तो कॉन्सेप्ट है विथ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, है ना। चलो यहां पे हम लोग इसका नंबरिंग चेंज कर लेते हैं, यहां पे हम लोग ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डेफिनेशन आपको कहां उठा के रखना होगा, मेन के बाद। चलो भाई हम लोग मेन के बाद रख दिया, तो यहां बताना होगा हम लोगों को कि कंपाइलर को कि वाइड डिस्प्ले आने वाला है INT एम्परसेंड, या वाइड डिस्प INT एम्परसेंड मान लो y एम्परसेंड y, ओके। या आप चाहो तो यहां पे कोई और नाम दे दो ना, सेम नाम दे दो, वाइड डिस्प INT एम्परसेंड, और मैंने क्या दिया है वहां पे x दिया है। चलो x ही दे दो। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है ना कि यहां पे ऐसे ही लिखते हैं, देखो लिखने की जरूरत ही नहीं है ये आपका ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो देखो देख लो, शुरू में 100 है, सेम कॉन्सेप्ट है पास बाय रेफरेंस का भी, है ना। चलो ये यहां तक का तो मामला हो गया खत्म। उम्मीद करता हूं कि ये इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। कौन कौन सा, पहला 6 कॉन्सेप्ट, पास या कॉल बाय वैल्यू विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, विथ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एंड सो ऑन, जो भी है। यहां तक का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। 7वां कॉन्सेप्ट है नो रिटर्न नो पैरामीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा 7वां कॉन्सेप्ट यहां रखते हैं। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। देखो हम लोगों को एक फंक्शन बनाना है जिसका रिटर्न टाइप नहीं हो और कोई भी पैरामीटर भी पास नहीं हो। चलो शो नाम का एक फंक्शन बना लो, और यहां पे हम लोग एक फंक्शन बना ले रहे हैं वाइड क्यों, क्योंकि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है और एक भी पैरामीटर हम लोग यहां नहीं डाल रहे, है ना। और चलो यहां पे हम लोग सी आउट में एक न्यू लाइन में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। चलिए जी, हो गया। अब इसको हम लोग जब कॉल करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा आपका हेलो वर्ल्ड। अब यहां पे हमने एक बार कॉल किया है तो एक बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है। आप ऐसा करो, इसको ऐसे इतनी मर्तबा आप कॉल कर लो, क्या फर्क पड़ता है, उतनी मर्तबा आ जाएगा। देख लो, ये रहा आपका आउटपुट, दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। अभी आप यहां देखो, अगर यहां ध्यान दो, अंदर में कुछ भी नहीं आपने लिखा है, आप वाइड भी लिख सकते हो। इसका वही मतलब है जो आपने वाइड शो लिखा था ना, ऐसे ये सेम मतलब है। आप यहां पे क्या करो कि एक वेरिएबल बना लो। चलो मैंने एक for int आई एक लूप लेवल वेरिएबल लिया जिसमें 1 लिया और इसको लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाया, i प्लस प्लस, और शो को मैंने कॉल कर लिया। अब ये तो 10 टाइम्स कॉल होगा क्योंकि लूप चल रहा है आपका 1 to 10 एक प्लस हो गए। तो देखो यहां कंपाइल एंड रन करवा के आप पाओगे कि 10 टाइम्स 10 अलग अलग लाइंस में जो है ना हेलो वर्ल्ड यहां पे आ चुका है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब ये अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर्स या आर्गुमेंट। समझना ध्यान से इस चीज को, रिटर्न टाइप तो कुछ भी नहीं है लेकिन पैरामीटर है। पैरामीटर एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, इसीलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, मैं इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं। 1 है तो पैरामीटर समझो, आर्गुमेंट समझो, मोर देन 1 है तो पैरामीटर समझो, आर्गुमेंट्स समझो। अब जैसे मान लो मैंने यहां सम में int a दिया, int a कितना पैरामीटर है, या डिस्प में ही, या डिस्प में मैंने int a दे दिया ना। तो अब यहां पे आप क्या लिखोगे, वॉइड डिस्प, लेकिन यहां पैरामीटर तो रखना होगा ना। अब चलो पास बाय वैल्यू के ही थ्रू हम लोग x में रख लेते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो द इंटीजर इज, और यहां पे कहां है इंटीजर, तो भैया x में है। अब a में आप यहां देखो a क्या है, तो a एक वेरिएबल आप बना लो, यहां पे int a इक्वल्स 100 रख लो। आप इसको चाहो तो अगले बार आप 900 के साथ ऐसे भी कॉल कर सकते हो, आप चाहो तो अगले बार 23 के साथ कॉल कर लो, ये तो आपकी मर्जी है। अब देखो यहां पे मैंने जो फंक्शन बनाया है इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यहां पे int a नहीं, ऐसे int a है ना। चलो ये a, अब देखो यहां पे a मैंने पास किया है, a का वैल्यू पास हुआ है। आप, मैंने पास बाय वैल्यू समझाया है, आप इसको पास बाय रेफरेंस, पास बाय एड्रेस से भी यूज कर सकते हो। देखो अभी आपको ऐसा भी नहीं करना है, तो ये आपकी मर्जी है, चलो कोई बात नहीं। आप यहां क्या करो, देखो आप यहां int i इक्वल्स 1 ले लो, लेस देन इक्वल टू 20 चला लो, i को कर दो प्लस प्लस, और यहां आप डिस्प को कॉल कर लो i के साथ। तो i का शुरू में जब कॉल होगा, समझो ना, जब शुरू में कॉल होगा तो डिस्प 1 कॉल होगा, चूंकि i का वैल्यू 1 हुआ रहेगा उस समय। अगले बार डिस्प 2 कॉल होगा, अगले बार डिस्प 3 कॉल होगा, अगले बार डिस्प 4 कॉल होगा, एंड सो ऑन। कब तक, फाइनली डिस्प क्या कॉल हो जाएगा, 20 कॉल हो जाएगा, है ना। तो देखो यहां से एग्जीक्यूट करा के आप कंपाइल एंड रन, तो आप पाओगे कि द इंटीजर इज 1, द इंटीजर इज 2, द इंटीजर इज 3, ऐसे करके 20 लाइंस ऑफ आउटपुट आपके सामने देखो आ गई है ना। देख लो 1 से चल रहा है, 1 2 3 4 18, देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करके 19 20। तो ये हम लोगों ने क्या सीखा, 8वां कॉन्सेप्ट। अब 9वां कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न टाइप भी हो लेकिन पैरामीटर नहीं हो। अच्छा ठीक है, रिटर्न टाइप होना चाहिए लेकिन पैरामीटर नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, यह भी फंक्शन बहुत यूज में आता है, विथ रिटर्न नो पैरामीटर। देखो मान लो कि यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट वैल, ठीक है, और मैं चाहता हूं वैल में असाइन करो, एक मैं फंक्शन बनाता हूं इनपुट का रिटर्न वैल्यू, और भाई जो भी यूजर ने दिया, आप यहां पे नंबर इज, और जो भी इनपुट आया वो कहां आया, आपका इनपुट आपका वैल में आया है, तो नंबर इज वैल। तो आप यहां पे जो देखो, यहां ध्यान दो, पहले समझना इस चीज को। इनपुट के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, क्या है भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो वैल नाम का एक वेरिएबल है। ओके, वैल नाम का जो वेरिएबल उसका टाइप क्या है, तो फ्लोट है। इसका मतलब इनपुट का रिटर्न टाइप क्या होगा, वही जो वैल का टाइप होगा, मतलब कि फ्लोट। तो आप यहां पे लिखोगे फ्लोट इनपुट, और मान लो आपने यहां लिया फ्लोट ए या फ्लोट एन, और आपने यूजर को मैसेज दिया प्लीज इंटर एनी नंबर, और आपने इनपुट ले लिया कहां, एन के अंदर, एन एक वेरिएबल है, और यहां से आपने रिटर्न क्या करवा दिया, आपने रिटर्न करवा दिया एन का वैल्यू। अब देखो समझो बात, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहां से कंट्रोल जंप करके चला जाएगा इनपुट के अंदर। अब यहां एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा एन,
ये मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज इंटर एनी नंबर। यूजर इस मैसेज को पढ़ के जो भी इनपुट करेगा वो एन में जाएगा और यहां से एन का वैल्यू रिटर्न होके कहां चला जाएगा, असाइन हो जाएगा वैल में। फाइनली आउटपुट में क्या आ जाएगा, नंबर इज जो यूजर ने डाला है। अब देखो इसको आप कंपाइल लाइन रन करवा के ध्यान से समझना इस चीज को। अभी मैं डालता हूं यहां पे 9.8, देखो नंबर इज 9.8 आ रहा है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा यहां पे अगर मैं एन नहीं लूं, लेना तो पड़ेगा रिटर्न एन, है ना। चलो अभी फिलहाल ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं। चलो अगला कॉन्सेप्ट अपने पास है विथ रिटर्न नो पैरामीटर। अभी क्या था, विथ रिटर्न नो पैरामीटर, ये क्या आर्गुमेंट था, ये 9वां था ना। विथ रिटर्न, ये एक्चुअली मैंने नंबरिंग नहीं चेंज किया था इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 9वां था अब 10वां होगा। अब आपको एक फंक्शन बनाना है विथ रिटर्न विथ पैरामीटर, ठीक है। आप ऐसा करो, बहुत ध्यान समझना, मैं इसे पूरा ही मिटा देता हूं ताकि बिल्कुल समझ में आप लोगों के आए। मैं यहां पे एक वेरिएबल ए में 10 रख लेता हूं, एक वेरिएबल बी में 30 रख लेता हूं और एक मैं रख लेता हूं रिजल्ट नाम का वेरिएबल। मैं चाहता हूं रिजल्ट में सम आ जाए ए कॉमा बी का। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और आ जाने के बाद मैं यहां प्रिंट कर दूं कि सम इज रिजल्ट में जो भी आया है। ये एक तरीका है, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी आप जब सम को देखोगे तो सम जो फंक्शन है इसमें 2 आर्गुमेंट पास हो रहा है, 2 पैरामीटर पास हो रहा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है और रेस्ट नाम का वेरिएबल है और रेस्ट नाम का जो वेरिएबल उसका रिटर्न टाइप क्या है, आईएनटी है। इसका मतलब कि सम का जो रिटर्न टाइप होगा वो आईएनटी होगा। चलो यहां मैं ए कॉमा बी ही ले लेता हूं, आईएनटी ए कॉमा आईएनटी बी, ऐसा भी आप कर सकते हो, सेम नाम। देखो ये ए बी मेन के अंदर है, ये यहां पे जो ए और बी वेरिएबल है जिसमें 10 और 30 है वो मेन के अंदर है। यहां जो ए और बी जो डमी आर्गुमेंट है, जो फॉर्मल आर्गुमेंट है, ये सम के अंदर है ना। अब मैं यहां से रिटर्न करवा देता हूं कि भाई आप रिटर्न कर दो ए और बी का वैल्यू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लो। तो जो रिटर्न होके वैल्यू आया ए प्लस बी का वो रेस में असाइन हुआ, तो फाइनली प्रिंट क्या हुआ, सम इज रेस। अभी देखो आप इसको एग्जीक्यूट करा के तो 10 प्लस 30 40 आ जाएगा। देखो सम इज 40। यहां पे अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं ऐसा है ना कि ये मैं ऐसे रेस में नहीं रखूं, देखो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ध्यान दो, आप यहां पे सीधा सम ऑफ ए कॉमा बी कर दो, ऐसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, सम का आउटपुट सीधा प्रिंट के पास पहुंच जाएगा। देखो कंपाइल रन करवा के इसको, 40 वैसे भी आ रहा था, 40 ऐसे भी आ रहा है। अब यहां पे जो मैंने रेस लिया है ना ये फालतू हो गया। ये देखो वेरिएबल आपका बच गया, देखो ये वेरिएबल आप हटा के भी देख लो, ऐसे भी नहीं भी हटा हुआ था, वो सिर्फ डिक्लेरेशन था, उससे कोई बेनिफिट नहीं, उसका कोई यूज नहीं था। देखो सम इज 40 ही आएगा, है ना। यहां पे अगर आप चाहते हो कि भाई यूजर से मैं इनपुट लेके उसका सम निकालू, छोटा सा कैलकुलेटर आप बना लो, तो आप यहां लिख सकते हो प्लीज इंटर फर्स्ट इंटीजर और मान लो इसको आपने सी इन करके ए में रख दिया। चलो मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूं, प्लीज इंटर, मैंने यहां पे लिखा प्लीज इंटर सेकेंड इंटीजर और इसको मैंने बी में रख दिया। अब सम ए बी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप इसको जब कंपाइल एंड रन करवाओगे तो जो भी 2 इंटीजर यूजर डालेगा उसका सम निकलेगा। ज्यादा फायदेमंद हो गया ना, 120 और 45, देखो 165 आ रहा है। अगले बार रन करवाओ ना, अगले बार फिर से रन करवाओ, मान लो इधर 12 एंड 56 डाल दो, देखो 68 आ रहा है ना। आप अलग अलग डेटा टाइप के साथ यूज करो। अच्छा ये चीज अगर आप नीचे यहां आप डिफाइन कर देते हो तो आपके लिए सिंपल सा चीज है, आप आईएनटी प्रोटोटाइप रिलेशन और कॉन्सेप्ट यूज कर लो, आईएनटी सम आईएनटी कॉमा आईएनटी हो गया। बस सीधा सा इतना सा कॉन्सेप्ट यूज कर लो और उसके बाद देखो कंपाइल करवा के इसको आप चाहो ना तो मैंने तो पास बाय वैल्यू के थ्रू बताया ना, पास बाय एड्रेस या पास बाय रेफरेंस के थ्रू भी इसको यूज करके देख लेना, और नहीं होगा तो कमेंट में लिखना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। देखो यहाँ पे 12 एंड 67 का सम जो है 79 आ रहा है।
तो इस ढंग से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखा फंक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है अब आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग भी आसानी से C++ लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट मेरे बताए हुए अलग अलग तरीकों से यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, इससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चूंकि देखिए मेरा वीडियो मोर देन 90% लोग जो है वो अनसब्सक्राइब लोग देख रहे हैं। ओनली 10% लोग ही हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके जो देख रहे हैं। तो मेरा मोटिवेशन भी बना रहे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है कोडिंग विद साइबरटेक, और बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।